नमस्कार। बिहार चुनाव 2025 की गहमा गहमी तेज हो गई है और आज हम इसी चुनावी माहौल की गहराई में उतर रहे हैं। जी बिल्कुल। चुनाव आयोग की टीम पटना में है। राजनीतिक दलों ने भी अपनी मांगों और रणनीतियों के साथ कमर कस ली है। हाँ, और सुनने में आया है प्रधानमंत्री ने भी युवाओं से बात की है। हाँ बिल्कुल, हाल ही में बिहार के युवाओं से सीधा संवाद किया है। हाँ, शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग की पटना यात्रा से। आयोग की पूरी टीम देखे, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल है। 2 दिनों के लिए पटना में है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ करीब 2 घंटे लंबी बैठक की है। सुनने में आया है कि माहौल काफी गंभीर था। हाँ, और इस बैठक का उद्देश्य तो खैर जाहिर है, चुनाव की तैयारियों का जायजा लेना और पार्टियों का पक्ष सुनना। जी। आयोग ने सभी दलों से एक अपील भी की है कि भाई चुनाव को एक पर्व की तरह सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाए, मतदाताओं का सम्मान हो और सबसे अहम, क्या हर पार्टी ये पक्का करे कि हर एक बूथ पर उनका पोलिंग एजेंट मौजूद रहे। अच्छा, पोलिंग एजेंट हर बूथ पर। ये बात छोटी लगती है पर जरूरी है शायद। बेहद जरूरी है, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बैठक में पार्टियों ने अपनी अपनी मांगे रखी। यहीं से असल राजनीतिक दांव-पेच दिखने शुरू हो जाते हैं ना। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हर पार्टी की मांग उसकी अपनी चुनावी रणनीति की तरफ इशारा करती है। जैसे बीजेपी की मांग क्या थी, कुछ आइडिया है? बीजेपी का कहना था कि जैसे ही चुनाव की घोषणा के बाद वो जरूरी 28 दिन की अवधि पूरी हो, मतलब शायद 3 या 4 नवंबर के आसपास, तो चुनाव तुरंत करा दिए जाएं। उनका जोर था कि ज्यादा देर न की जाए। तुरंत चुनाव, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? क्या उन्हें लग रहा है कि अभी माहौल उनके पक्ष में है, जल्दी भुनाना चाहते हैं? ये एक संभावित कारण हो सकता है। अक्सर देखिए, जो सत्ताधारी दल होते हैं या जिन्हें लगता है हवा उनके पक्ष में है, वो चाहते हैं चुनाव जल्दी हो, ताकि कुछ बदल ना जाए बाद में। हाँ, ताकि किसी अप्रत्याशित घटना से माहौल ना बदल जाए। बीजेपी शायद अपनी तैयारी और मौजूदा समीकरणों को लेके कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हो। दिलचस्प है। अब जेडीयू की बात करते हैं। उनका नजरिया तो बिल्कुल अलग था, खासकर चुनाव के चरण को लेकर। हाँ, जेडीयू ने एक अलग ही लॉजिक दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में है, नक्सलवाद जैसी कोई बड़ी चुनौती अब नहीं है। अच्छा। इसलिए पूरे राज्य में एक ही चरण में चुनाव कराए जाने चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में होता है। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। जी हाँ, उनका तर्क था कि अगर महाराष्ट्र में संभव है तो बिहार में क्यों नहीं। ये एक तरह से अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ भी थी। एक ही चरण में चुनाव, इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या इससे खर्चा कम होता है या कोई राजनीतिक फायदा भी है? देखिए, प्रशासनिक सुविधा और खर्च में कमी तो है ही, लेकिन राजनीतिक रूप से एक चरण में चुनाव का मतलब है कि पूरे राज्य में एक ही दिन माहौल बनता है। हाँ, ये बात तो है। इससे किसी एक इलाके के नतीजों का असर दूसरे इलाके के वोटिंग पर नहीं पड़ता, जैसा कि कई चरणों वाले चुनाव में होने का डर रहता है। जेडीयू शायद ये दिखाना चाहती है कि राज्य इतना स्थिर और व्यवस्थित है कि एक साथ चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं। जेडीयू ने एक और बहुत व्यवहारिक मुद्दा उठाया था, छठ पूजा का। उन्होंने कहा कि छठ के ठीक बाद चुनाव हो तो बेहतर है। बिल्कुल, और ये बिहार के सामाजिक आर्थिक ताने बाने से जुड़ा मुद्दा है। छठ महापर्व है और इस दौरान बिहार के लाखों लोग जो बाहर काम करते हैं अपने घर लौटते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो जेडीयू का सुझाव था कि चुनाव की तारीख ऐसी हो कि ये लौटे हुए लोग भी वोट डाल सकें। इससे जाहिर है वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। और उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्स की भी मांग की। हाँ, उन्होंने ये भी मांग की कि हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाए। हर बूथ पर? क्या ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है? सेंसिटिव बूथ पर तो होती है ना? देखिए, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर तो केंद्रीय बल तैनात होते ही हैं, लेकिन हर बूथ पर तैनाती की मांग ये दिखाती है कि जेडीयू शायद ये पक्का करना चाहती है कि गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के वोटर बिना किसी डर या लोकल दबाव के वोट डाल सकें। अच्छा। ये एक तरह से निष्पक्ष चुनाव पक्का करने की मांग है, लेकिन साथ ही ये संदेश भी देता है कि उनकी नजर इन वोटर ग्रुप्स पर खास है। अब आते हैं मुख्य विपक्षी दल आरजेडी पर। उनकी चिंताएं क्या थीं? सुनने में आया है कि उन्होंने वोटर लिस्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। हाँ, आरजेडी ने एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने रखा। करीब
3,66,000 लोगों के नाम उनके मुताबिक वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। 3,66,000? जी। उनका मुख्य सवाल था कि क्या इन लोगों को नाम काटने से पहले नियम के अनुसार इन्फॉर्म किया गया था। उन्होंने आयोग से इन सभी काटे गए नामों की पूरी सूची भी मांगी है। ये तो मतलब सीधा सीधा चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल है। बिल्कुल, अगर इतने बड़े पैमाने पर नाम बिना सही प्रक्रिया के काटे गए हैं तो ये चुनाव नतीजों पर असर डाल सकता है। ये तो वाकई बहुत बड़ी संख्या है। क्या आयोग ने इस पर कुछ कहा? रिपोर्ट में आयोग की तत्काल प्रतिक्रिया का तो जिक्र नहीं है, लेकिन जाहिर है कि आयोग को इस शिकायत की गंभीरता से जांच करनी होगी। आरजेडी का ये मुद्दा उठाना दिखाता है कि वो चुनाव प्रक्रिया की हर बारीकी पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा आरजेडी ने संवेदनशील बूथों का भी मुद्दा उठाया। जी हाँ, उन्होंने आयोग को ऐसे बूथों की एक सूची सौंपी है जिन्हें वो संवेदनशील मानते हैं। उनका आरोप है कि इन खास बूथों पर अक्सर गरीब और कमजोर वर्ग के वोटरों को वोट डालने से रोका जाता है या उन्हें मतलब डराया धमकाया जाता है। अच्छा। पोलिंग स्टेशन जहां पहले चुनावी हिंसा, बूथ कैप्चरिंग या वोटरों को डराने जैसी घटनाएं हो चुकी हों या ऐसी घटनाओं का डर हो। तो कुल मिलाकर देखें तो हर पार्टी की मांगें उनकी अपनी चिंताओं और रणनीतियों को दिखाती हैं। बीजेपी जल्दी चुनाव चाहती है, जेडीयू एक चरण में और छठ के बाद, और आरजेडी वोटर लिस्ट और संवेदनशील बूथों पर फोकस कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये मांगे सिर्फ चुनाव आयोग के लिए नहीं है, बल्कि ये पार्टियों द्वारा अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों को दिए जा रहे संदेश भी हैं। ये दिखाता है कि कौन सी पार्टी किन मुद्दों को ज्यादा अहमियत दे रही है और चुनाव को किस दिशा में ले जाना चाहती है। चलिए अब आयोग की बैठकों से आगे बढ़ते हैं और जरा जमीनी राजनीति की बात करते हैं। चुनाव की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन माहौल तो पूरी तरह बन चुका है। पोस्टर दिखने लगे हैं, बयानबाजी तेज हो गई है। हाँ, और ये बयानबाजी पर्सनल हमलों तक पहुंच गई है, खासकर बीजेपी और आरजेडी के बीच।